गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पाठ 4 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से थे और इसके परिणाम क्या हुए। सबसे पहले प्रस्तावना। भारत निवास के दौरान अंग्रेज भारत की राजनीतिक परिस्थिति से अवगत हुए। भारत की राजनीतिक खटपटों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्वी सन 1757 में बंगाल में पदार्पण करके ईस्वी सन 1857 के संग्राम तक 100 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए देश में धीरे धीरे मजबूत प्रशासकीय ढांचे का विकास किया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे द्वारा देश में समान कानून, समान प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रिटिश प्रणाली का अनुसार न्यायतंत्र लागू किया गया। फिर भी भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इंग्लैंड के लिए अधिक लाभदायक कानून और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अंग्रेजों ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाकर भारत का सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया। (1857) का संग्राम। भारत में 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम के लिए राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण तथा तात्कालिक कारण, जिसमें एनफील्ड राइफल को सेना में दाखिल करने की नीति उत्तरदायी थी। बच्चों, जो 1857 का संग्राम हुआ था उसके लिए कौन कौन से परिबल जवाबदार थे? राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक में एनफील्ड राइफल को सेना में दाखिल करने के वगैरह कारण इस संग्राम के उत्तरदायी थे। संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। इस संग्राम में प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे थे। इस संग्राम में नाना साहेब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर आदि संग्राम में शामिल हुए थे। इस संग्राम में कौन कौन से क्रांतिकारी थे? नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर भी इत्यादि लोगों ने इस संग्राम में हिस्सा लिया था। वे सब इस संग्राम में शामिल थे। 1857 के संग्राम में अनेक परिणाम और प्रभाव खड़े हुए, जिनमें भारत में कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश राज के शासन की शुरुआत, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक नीति में परिवर्तन आदि का समावेश कहा जा सकता है। ये सब क्या है? इनकी मांग हुई थी। 1857 का संग्राम निष्फल जाने के लिए उसका निर्धारित समय से पहले शुरू होना। संग्राम क्या हो गया? समय से पहले ही शुरू हो गया, जिसके कारण ये संग्राम फेल हो गया, निष्फल हो गया। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। किसी भी एक व्यक्ति के नेतृत्व का अभाव था। अपर्याप्त और पुराने शस्त्र। उनके पास बहुत ही पुराने शस्त्र थे और कम मात्रा में थे। संग्राम कार्यों में राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा निजी स्वार्थ की प्रधानता। उन सभी में क्या था? राष्ट्रीय भावना नहीं थी, अपने निजी स्वार्थ की ही भावना थी।
योग्य और संगठित नेतृत्व का अभाव जैसे अनेक कारण इस संग्राम के उत्तरदायी थे, जिसके कारण यह संग्राम निष्फल हो गया। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण घटना थी। बंगभंग आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना भी थी, जिसमें बंगभंग आंदोलन और बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन भी शामिल था। अंग्रेजों की कूटनीति के परिणाम स्वरूप फूट डालो और राज करो की नीति के कारण बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। अंग्रेजों की जो कूटनीति थी उसके परिणाम स्वरूप फूट डालो और राज करो इस नीति का उद्भव हुआ, जिसमें बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को गति मिल गई। ब्रिटिश शासन के समय बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था। उस समय क्या था? ब्रिटिश शासन ही सबसे बड़ा बंगाल में प्रांत था, जिसमें आज का बंगाल, बिहार और ओडिशा का समावेश होता है। भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। राष्ट्रीय आंदोलन को वेग और विचार बंगाल से मिलता था। साथ ही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। उसमें क्या हुआ था? सभी आपस में मिलजुल कर अंग्रेजों से युद्ध लड़े थे, जिसमें कोई हिंदू नहीं था और कोई मुस्लिम नहीं था। इसीलिए फूट डालो और राज करो नीति अंग्रेजों को कूटनीति द्वारा कोमवाद को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल का विभाजन हो गया, उसके अलग अलग पार्ट हो गए। वायसराय कर्नल द्वारा विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्यक्षमता लाने के बहाने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो भाग किए गए। बंगाल के दो भाग हो गए, जिसमें पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो भाग थे। बंगाल के विभाजन का उग्र विरोध शुरू हो गया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसका विरोध भी शुरू हो गया कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू किया। बंगाल का विभाजन किस दिन लागू किया? 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया। उस दिन पूरे बंगाल प्रांत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल में क्या हुआ? उस दिन राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में उस दिन को मनाया गया। उस दिन सभी विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन और स्वदेशी माल के उपयोग को प्रोत्साहन देने का ऐलान किया गया। उस दिन क्या हुआ? विदेशी माल के बहिष्कार, मतलब कि विदेशी माल का उपयोग नहीं करना है और अपने यानी कि स्वदेशी माल के उपयोग को ही प्रोत्साहन देना है, इस बात का ऐलान किया गया। केवल बंगाली ही नहीं बल्कि भारत के अन्य लोग भी मानने लगे। इसमें केवल बंगाल ही नहीं यानी कि बंगाल के लोग ही नहीं बल्कि भारत के सभी अन्य लोग भी इस बात को मानने लगे कि हिंद में राष्ट्रवाद का ज्वार जिस जोर शोर से शुरू हुआ है उसे रोकने के लिए यह विभाजन किया गया है। उस दिन समग्र बंगाल में हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर संगठन शक्ति का दर्शन कराया कि हम लोग एक साथ हैं। इस आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण लक्षण थे, जिसमें स्वदेशी अपनाना, अपने ही देश की वस्तु का उपयोग करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, उसका उपयोग नहीं करना और राष्ट्रीय शिक्षा अपनाना। स्वदेशी आंदोलन से भारत को खूब लाभ हुआ। इस आंदोलन से क्या हुआ? भारत को खूब अधिक ही लाभ हुए, जबकि विदेशी माल का बहिष्कार के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका
लगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब विदेशी माल का बहिष्कार हुआ तब इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका लगा। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े बंद हो गए। इंग्लैंड से आयात किए जाने वाले सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि का आयात भी घट गया और भारत में बने कपड़ों की बिक्री बढ़ गई। स्वदेशी माल बनाने के कारखाने शुरू हुए। बंगाल के अतिरिक्त हिंद के अन्य प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई तथा मद्रास, जो अभी चेन्नई के रूप में जाना जाता है, आदि प्रांतों में भी संघर्ष का प्रभाव पड़ा। इन सभी आंदोलन का प्रभाव इन सब प्रदेश में भी पड़ा। गुजरात में भी स्वदेशी की लड़ाई की गूंज सुनाई दी। इसके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जबरदस्त गूंज सुनाई पड़ी और पार्लियामेंट को पुनः विचार करके मात्र 6 वर्ष बाद ईस्वी सन 1911 बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा कि कोई भी बंगाल का विभाजन नहीं होगा। हिंदवासियों के संगठन शक्ति की यह एक स्मरणीय विजय थी। अंग्रेज शासन के विरुद्ध जागृति हुई और नई चेतना की यह उल्लेखनीय विजय थी। इसके बाद है मुस्लिम लीग। 1906 अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम के बीच वैमनस्य खड़ा करना चाहता था। वह इनके बीच फूट डालना चाहता था। तात्कालिक वायसराय मिंटो और भारतीय मंत्री मार्ले के साथ मिलकर भारत के राष्ट्रवाद को कुचल डालने की योजना बनाई। भारत के राष्ट्रवाद को क्या हुआ? मिटाने की योजना बनाई। राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई। इसमें क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति बढ़ गई, उसकी मांग उठने लगी। तब अंग्रेजों ने उच्च वर्ग के मुस्लिमों की तरफदारी करना शुरू कर दी। जो उच्च वर्ग के मुस्लिम थे उनकी तरफदारी यानी कि जी हजूरी करना शुरू कर दी, उनकी तारीफ करना शुरू कर दी। अलग मताधिकार और अलग मतदान मंडलों की मांग करने के लिए मुस्लिमों के एक समूह को समझाने में अंग्रेज सफल हो गए। उन्होंने क्या किया कि हमारे दल में 2 समूह हो, एक उच्च वर्ग हो और दूसरा निम्न वर्ग हो, जिसमें वो लोग सफल हो गए। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके परिणाम क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ईस्वी सन 1906 में। इस संस्था की स्थापना में मुस्लिमों के धार्मिक प्रधान आगा खां, ढाका का नवाब सलीम उल्लाह खां, वायसराय मिंटो और उसका निजी मंत्री डनलॉप स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सब ने इस लीग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुस्लिम कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न रहे, उसके लिए कांग्रेस अधिवेशन के दिन ही मुस्लिम लीग का आर्थिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस तरह से अलग प्रतिनिधित्व की मांग मुस्लिमों की नहीं परंतु अंग्रेजों की नीति की ही सोच थी। मिंटो ने ही मुस्लिमों को सहयोगी बनाने की गति की शुरुआत की कि मुस्लिम लोगों को सहयोगी के रूप में बनाया जाए। इसलिए मिंटो को कई लेखक मुस्लिम कौमवाद का पिता कहते हैं। एक इतिहासकार तो यहाँ तक लिखता है कि पाकिस्तान का सच्चा निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना या रहीमतुल्लाह नहीं बल्कि मिंटो ही था। तभी से हिंदू मुस्लिम संघर्ष बढ़ा और अंत में हिंद के विभाजन में परिणमित हुआ। उग्र क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय और विकास। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की शुरुआत वासुदेव बलवंत फकड़े ने की थी।
भारत में क्रांतिकारी की शुरुआत किसने की थी? वासुदेव बलवंत फकड़े ने की थी। चाफेकर बंधुओं दामोदर चाफेकर तथा बालकृष्ण चाफेकर, वीर सावरकर, बारिंद्रनाथ घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारों ने राष्ट्रवाद की ज्योति प्रज्वलित राखी। इन्होंने क्या किया? अपने आंदोलन को प्रज्वलित रखा। शस्त्र बनाने से लेकर उनके उपयोग करने का प्रशिक्षण पात्र युवकों ने अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर डाली। इनके पास क्या था? शस्त्र बनाने की विधि थी और अनेक प्रकार के प्रशिक्षण पात्र युवक ने क्या किया? अंग्रेज सरकार की नींद हराम कर डाली। उग्र क्रांतिकारी आंदोलन हिंद में उद्दीत होकर देश विदेश में फैला। ये क्या हो गया? इनकी चर्चा देश विदेश में भी होने लगी। उनकी पूर्व भूमिका में बंगाल का विभाजन रद्द कराने के लिए चले आंदोलन, सूरज के कांग्रेस अधिवेशन में हुए गरम और नरम दल जैसे दो भाग में विभाजन और कांग्रेस की मात्र प्रस्ताव विनती का प्रबल विरोध जैसी परिस्थितियाँ थी। ये सब आंदोलन इनके द्वारा ही किए गए थे। लाल बाल पाल्की त्रिपुटी ने गरम दल की नीति अपनाकर भारतीय युवा कार्यकर्ताओं में नई चेतना जगाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ढीली ढाली नीति को एक जोरदार नया मोड़ दिया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उग्र भाषा में घोषित किया। उन्होंने भी उग्र भाषा का आयोजित किया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम प्राप्त करके ही रहेंगे, उसे हम लोग पाकर ही रहेंगे। जो आज़ादी के क्रांतिकारियों के लिए मंत्र बन गया, उनके लिए एक प्रकार का मंत्र बन गया। तब भारत के नव युवकों के एक वर्ग ने विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? एक विदेशी शासन की गुलामी से आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू हो गए। उग्र क्रांतिकारी लड़ाई के सिपाही मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते बलिदान होने को तत्पर थे, यानी कि अपने देश के लिए मरने को तैयार थे। वे प्राण दे सकते थे और आज़ादी के लिए दूसरों का प्राण ले भी सकते थे। वे लोग क्या कर सकते थे? अपने प्राण दे भी सकते थे और अपनी आज़ादी के लिए दूसरे का प्राण ले भी सकते थे। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रांत, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ फैली हुई थी। इन सभी राज्यों में क्या हुआ था? क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ फैली हुई थी। उन प्रवृत्तियों में मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मुल्लिनाने वतन, इंडियन पैट्रियोट्स एसोसिएशन आदि संस्थाएं स्थापित करके क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को अनेक गति दी। ये सब संस्थाएं स्थापित करके क्रांतिकारियों को अधिक गति प्रदान की गई। प्रथम दौर में संध्या, युवांतर, नवशक्ति और वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं में सतत बल प्रदान किया। उस समय ये सब समाचार पत्र और पत्रिकाएं उपलब्ध हुई। अलीपुर हत्याकांड में 34 क्रांतिकारियों का केस चलाया गया। जो अलीपुर हत्याकांड हुआ उसमें 34 क्रांतिकारियों पर केस चलाया गया। हावड़ा हत्याकांड तथा ढाका हत्याकांड में अनेक क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई। इन सभी हत्याकांड में क्या हुआ? कितने सारे ही क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी भी हो गई, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास,
13 नवंबर 1909 को अहमदाबाद में रायपुर दरवाजे बाहर वायसराय मिंटो पर फेंका गया बम आदि घटनाएं दृष्टांत के रूप में दी जा सकती है, उदाहरण के रूप में दी जा सकती है। दूसरे दौर में 1920 से 42 काकोरी लूट केस, लाहौर हत्याकांड और केंद्रीय धारा सभा दिल्ली में बम फेंकने की घटनाएं घटी।